अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के व्याकरण से संबंधित जो भी टॉपिक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो वो आपको अभी हम सिखाने वाले हैं। आपके MCQs बेस पर ग्रामर पर क्वेश्चन जो बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में कि अगर ऐसा है तो कैसे है, उस चीज़ को एक एक बारीकी से समझा के। और भाई साहब, अगर आपने ये क्लास देख ली ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से ही आएगा, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप देखिए, पहले हम सिलेबस के विषय में, ग्रामर के सिलेबस के विषय में बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी व्याकरण में क्या आपके आता है, काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपका क्या होगा, आपको रस पढ़ने हैं, फिर इसके बाद आपको छंद पढ़ना है एवं अलंकार भी आपको पढ़नी है। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आइए, आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, तत्सम एवं तद्भव शब्द पढ़ना है। तो आप चाहे तद्भव तत्सम दोनों पढ़ने पर कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जहां से आपको बच्चों 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद समास आ जाता है, समास विग्रह से पूछा जाता है। उपसर्ग, अब बच्चों इस समय प्रत्यय हट गया, उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देने वाला उपसर्ग कहलाता है। अब देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है 6 नंबर, वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप आपको पढ़ना है। वाच्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा पद परिचय, विकारी पद एवं अविकारी शब्द, विकारी पद। ठीक है बच्चों। इसके बाद में जो निबंध है बच्चों, वो आपके लिए 7 नंबर का आता है। आपको निबंध पढ़ना है 7 नंबर का। इसके बाद में पत्र लेखन आता है, वो बच्चों आपका 4 नंबर के लिए आता है, तो वो भी आपको पढ़ना है। इसके बाद विभक्त और वचन पहचानना, वो बच्चों 1 नंबर का एकदम फिक्स होता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपके 10 नंबर इन लोगों को मिलाकर बन जाएंगे। और इसके बाद 7 4 11 नंबर ये हो गए, मतलब 21 नंबर आज आपके फिक्स होने वाले हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं क्लास को। अगर ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो 2-3 वीडियो शॉर्ट वीडियो बना करके, कि आपका टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो और कम टाइम में आप एक बेहतर तैयारी कर पाएँ, इसलिए बच्चों आप शुरू करते हैं। देखिए, काव्य सौंदर्य के तत्व पर बात करते हैं। तो रस बच्चों आपके सिलेबस में 2 रस हैं। कौन कौन से? करुण रस और दूसरा हास्य रस। तो बच्चों वो आपको रस पढ़ने हैं। इसके बाद बच्चों छंद आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपके छंद 2 हैं, सोरठा एवं रोला, वो छंद पढ़ने हैं। फिर इसके बाद अलंकार में सर जी क्या पढ़ना पड़ेगा? तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बच्चों आपके सिलेबस में अलंकार का है। अब देखते हैं बच्चों रस। पहले हम पढ़ेंगे क्या? रस किसे कहते हैं? रस का देखिए, कविता पढ़ने, नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं बच्चों। रस किसे कहते हैं? कविता देखने, कविता पढ़ने, नाटक देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। और रस को बच्चों समझिए, रस का अभिप्राय होता है आनंद से। रस का अभिप्राय किससे होता है? आनंद से। तो बच्चों क्वेश्चन बन सकता है कि रस का अभिप्राय किससे होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आनंद से। ठीक है बच्चों। अगला को आगे देखिए, कुछ नोट लिखा है मैंने। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? रस को। किसको काव्य की आत्मा कहा जाता है? रस को। प्यारे बच्चों आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि भरत मुनि के अनुसार रस जो होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आगे चलिए बच्चों, जो ये नोट पॉइंट है वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, रस के 4 अंग होते हैं, और अगर कोई पूछ ले कि वास्तविक में रस कितने होते हैं बच्चों, तो वास्तविक में रसों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। रसों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है। और अगर कोई पूछ ले रसों के अंग कितने होते हैं, तो रसों के अंग कितने होते हैं? 4 बच्चों। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। ठीक है बच्चों। अब देखिए, हास्य रस, हमारे सिलेबस में बच्चों कितने रस हैं? 2, हास्य रस, करुण रस। तो हास्य रस को अब हम समझते हैं। तो हास्य रस क्या होता है? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस उत्पन्न होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास।
हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो क्या होता है बच्चों? हास्य। ठीक है। अब देखो ज़्यादातर बच्चों आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो फिर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से पूछा जाएगा कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं उदाहरण क्या लिखा है। हंसी हंसी भजय देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में। तो बच्चों जैसे आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो बस आपको ये समझना है कि इसमें हंसी की बात हो रही ना, अगर हंसी की बात हो रही तो कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? तो बच्चों अब समझते हैं एग्जाम्पल को 1 बाय 1। जैसे आपके बोर्ड कॉपी में आएंगे OMR सीट मिलेगी, उसमें जैसे भरने को है, तो वैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 1 बाय 1 एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि मैंने सिखाया है। तो कितनी होती है बच्चों? 9 होती है। कितनी होती है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रस के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। रस के बच्चों कितने अंग होते हैं? 4। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं ये चाहता हूँ आप लोग कमेंट करिएगा, वो चारों अंग कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये 4 रस के अंग होते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रियपति व मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख? दुख जलनिधि डूबी का सहारा। तो बच्चों देखो, जिसमें दुख आ जाए वो करुण रस होगा। क्या होगा? करुण रस। और जिसमें खुशी की बात हो वो हास्य रस होगा। करुण रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होता है? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो इसमें क्या है, दुख की बात हो गई तो सीधा आपको कौन सा कर देना है? करुण रस। क्या हो जाएगा बच्चों? करुण रस। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? करुण रस का स्थायी भाव होता है, देखो, शोक, रति, क्रोध, भय। तो देखो 2 तो है। पहली बात तो शोक होता है सीधा, और बाकी रति यति आपके ये सब सिलेबस में नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शोक विलग सब रोवहि रानी, रूपशील सब तेज बखानी में कौन सा रस है? तो देखो, विकल सब रोवहि, रोने धोने की बात हो गई, तो मतलब कौन सा रस? करुण रस। दुख का भाव प्रकट करने वाले में करुण रस। आगे देखिए बच्चों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का बच्चों स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति होता है बच्चों। अगला, विभाव के अंग होते हैं 1, 2, 4, 6। तो विभाव जो होता है उसके बच्चों 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रस के अंग हैं? इनमें से कौन से रस के अंग हैं? तो देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ये सभी। तो ये बच्चों ये सभी रस के अंग हैं। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? तो आदि प्रवर्तक कौन थे बच्चों? भरत मुनि थे, या भानुदत्त थे, या विश्वनाथ, या भामह थे? कौन थे? तो बच्चों कौन थे? भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि थे। अगला बच्चों क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या है? हास, शोक, भय, करुण। तो हास्य रस का क्या होगा? हास। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन बन रहा है, प्रति सुनी उकसाही अकुल देखी दशा। देखो दशा आ गया, दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा अलंकार? देखो बच्चों, मुस्कुराने की बात हो गई, हंसने वाली बात हो गई, तो कौन सा रस? सीधा हास्य रस। ठीक है बच्चों। तो जिसमें हंसी की बात हो जाए तो वो हास्य रस। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जब शब्द में चमत्कार पाया जाता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ में चमत्कार पाया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं बच्चों। अब देखिए, समझिए, यहाँ पर अलंकार आपके सिलेबस में बच्चों 3 अलंकार हैं। कौन कौन से? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार
उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों आपके सिलेबस में कितने अलंकार हैं? 3, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो बच्चों पहले हम पढ़ेंगे उपमा, और ट्रिक से एक एक सारी चीजें बता दी जाएंगी आपको। देखिए उपमा अलंकार क्या कहता है? जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर तुलना या समानता हो, कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना करते हैं या समानता दिखाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। क्या बच्चों कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है बच्चों, अब देखिए उदाहरण देखते हैं। पीपर, पात, सरस, मन, डोला। तो बच्चों देखिए एक एग्जाम्पल दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उसको ट्रिक पहचानने की जो ट्रिक है वो आपको दिख जाए। सा, सी, सरित, सम, समान, भांति के जैसे, की तरह इत्यादि। अगर ऐसे शब्द दिख जाएं तो आप वहां पर समझ जाएंगे कि वो उपमा अलंकार है। बच्चों आगे देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। देखो उपमा में क्या कहता था? तुलना करने की बात, जिसमें समानता, समता या तुलना हो तो वो उपमा हो जाता है। मगर जब जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर बच्चों रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। जैसे उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। देखो बच्चों इसमें तुमको एक हाइफन, वियोजन चिन्ह ऐसे करके एक हाइफन जैसा मिलेगा, ऐसे हाइफन मिलेगा, तो इसे वियोजन चिन्ह बोलते हैं। अगर ऐसा मिल जाए तो आप समझ लेना रूपक अलंकार। देखो ये 2 की ट्रिक, उपमा और उत्प्रेक्षा की आप ट्रिक समझ लो, और तीसरा कोई हो अगर ये 2 नियम फॉलो नहीं होते तो सीधा आप समझ जाना वो रूपक अलंकार है। देखिए उत्प्रेक्षा जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वो कौन सा अलंकार होता है? तो बच्चों वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसकी ट्रिक है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की। कहीं दिख जाए मनु, मनो, जनु, जनो, मनहु, जनहु, मनहु, ऐसे करके कुछ शब्द मिल जाए, जनहु, ये सारे शब्द अगर आपको मिल जाए जो, तो आप सीधा समझ जाएंगे वो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, मनु, मनहु। मिल गए मनहु, नील पर शैल पर आपद प्रयोग प्रभात। तो बच्चों ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इनसे संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपमा के कितने अंग होते हैं? तो बच्चों मैंने आपको सिखाया उपमा के कितने अंग होते हैं। उपमा के बच्चों 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप क्वेश्चन को देखिए। 2023 के डीएफ की सेट में 2023 के डीएफ सेट में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां उपमेय की किसी उपमान के गुण धर्म के आधार पर समानता कभी मिल जाए, समानता, तुलना, समता, ये सब हो जाएगा तो क्या होता है बच्चों? वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। सीधा बच्चों ऐसे आप टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आहूति सी गिर चढ़ चिता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? तो सा सी से, ये अगर दिख जाता है सा सी से, तो सीधा कौन सा अलंकार बच्चों हो जाता है आपका? उपमा। कौन सा हो जाता है? उपमा बच्चों। अब देखिए आगे, अब बच्चों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 2023 के डीए सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस मिल गया, सरिस, सरिस मिल जाए, सा सी मिल जाए, या सम मिल जाए, या समानता मिल जाए, तो आप सीधा कौन सा अलंकार बच्चों समझ जाएंगे? वो होगा उपमा अलंकार। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार।
अब आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन जो 2023 के डीजी सेट डीबी सेट दोनों सेटों में पूछा गया था। चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसमें देखो सा सी दिख रहा है क्या, मनहू जनहू ये कुछ नहीं दिख रहा, तो आप समझ लेना कि आपके सिलेबस में कितने अलंकार। उत्प्रेक्षा रूपक उपमा होते हैं, तो उपमा है नहीं, उत्प्रेक्षक है नहीं, दो तो ये ऐसे डायरेक्ट कट गए। तो रूपक और उत्प्रेक्षा में होगा तो उत्प्रेक्षा मनहू जनहू ये ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, तो सीधा कौन सा अलंकार हो गया बच्चों, रूपक हो गया। कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहां उपमेय में उपमान का निषाद रहित अभेद आरोप किया जाता है वहां अलंकार होता है कौन सा, रूपक श्लेष उत्प्रेक्षा उपमा। तो बच्चों रूपक उत्प्रेक्षा उपमा यही आपके सिलेबस में है, तो श्लेष तो होगा नहीं, पहले इसको काट दो। अब रूपक उत्प्रेक्षा उपमा, देखो उपमा में क्या होता है, तुलना होता है, समानता होता है, ये सारी चीज़ें होती। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान का, यहाँ पर उत्प्रेक्षा में क्या होता है बच्चों, उत्प्रेक्षा जब भी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वो होता है उत्प्रेक्षा। तो कौन बच्चा, रूपक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, आ गया ना, उपमेय में उपमान की संभावना, और संभावना कौन करता है, उत्प्रेक्षा बच्चों। कौन करता है, उत्प्रेक्षा। अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नींद बल, मनहू आ गया, मनो आ गया, मनो शब्द आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया, सीधा बच्चों उत्प्रेक्षा, क्योंकि मैंने ट्रिक आपको बता रखा है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, वह सरल विरल कली रेखा तम के आगे सी, सा सी दिख गया, सी दिख गया, तो सीधा कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार बच्चों। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। अब अगले क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं। अगला है हृदय सिंधु में उठता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्र नयन में कौन सा अलंकार है। तो आप बच्चों देखो, रूपक उत्प्रेक्षा उपमा, तो रूपक में सा सी से नहीं दिख रहा, मनहू जनहू वाले कुछ वर्ड नहीं दिख रहे, तो मतलब कौन हो जाएगा, रूपक। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील घन सावक के सुकुमार सुधा बरने को विधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों देखो, रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष उपमा। देखिए सा सी से नहीं दिख रहा, ठीक है, और ना ही बच्चों आपको क्या दिख रहा है, उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, मनहू जनहू आता है, श्लेष सिलेबस में नहीं है, तो कौन सा होगा, उपमा। सा सी दिख जाएगा तो उपमा अलंकार होगा बच्चों। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आप चलिए, आप जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन को। इसमें कोई ऐसा वर्ड है क्या, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचानिए, उपमा अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा। तो देखिए बच्चों सा सी नहीं है तो उपमा नहीं हुआ। इसके बाद में उत्प्रेक्षा, मनहू जनहू कुछ नहीं दिख रहा, मनहू जनहू ये सारे शब्द नहीं दिख रहे, तो बच्चों कौन सा होगा, रूपक सीधा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रूपक। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन, मनहू जनहू जनहू इत्यादि वाचक शब्द किस अलंकार प्रायः प्रयुक्त होते हैं। तो उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, यमक। रूपक में तो सा सी समान ये होता है, रूपक में तो वियोजन चिन्ह ऐसे करके लगता है, और इसके बाद में उत्प्रेक्षा में ही ऐसा होता है, तो बच्चों क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखिए, पुलक प्रगट करती है धरती हरित त्राणों के नेकों से, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है उपमा श्लेष उत्प्रेक्षा रूपक। तो बच्चों मनो आ गया ना, तो मतलब मनहू जनहू आ जाएगा, तो आप सीधा कौन सा अलंकार कर देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब रूपसी तेरा घन केश पास
रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो बच्चों बताइए आप कौन सा होगा। तो देखिए, मनहु जनहु कुछ नहीं आ रहा, सासी नहीं आ रहा, तो सीधा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 2023 के डीडी सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2023 के डीडी सेट में पूछा गया है। यहीं कहीं पर बिखर गई है भयन विजय गा माला सी, सा सी से आ गया बच्चों, सा सी से सीधा कौन सा अलंकार हो गया, उपमा। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको पढ़िएगा। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे तन संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा मनहु जनहु जन जनहु, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। रूपक, उपमा, साची से, अनुप्रास तो सिलेबस में ही नहीं है, इसमें होता तो सासी दिखता, ये भी नहीं है। उत्प्रेक्षा भी नहीं है, तो क्या हुआ बच्चों, रूपक सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, उभय बीच से सोवती कैसी, ब्रह्मा जीव बीच माया जैसी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपमा का अंग है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपयुक्त सभी। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हैं बच्चों। कौन से हैं, ये सभी सही उत्तर हो गया, उपयुक्त सभी, ये सभी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, हमने बताया था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो क्या होता है, अलंकार। ठीक है बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।